नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक होगा चौहान राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और मित्रों, चौहानों के इतिहास से संबंधित ये भाग नंबर पहला है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित, यानी सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विचारकों का क्या मत है। तो चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकार एक मत नहीं है। यानी मित्रों, यानी राजपूतों या चौहानों के संबंध में जितने भी मत मिले हैं उनमें अलग अलग प्रकार के मत हैं। इस वजह से एक सटीक तथ्य नहीं होने के कारण इनकी जो उत्पत्ति का स्थल है या उत्पत्ति के विषय में कोई एक मत नहीं होने की वजह से इसलिए चौहानों के वंश के संबंध में अब तक कोई भी सर्वमान्य मत स्थिर नहीं हो सका है। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख मत निम्न प्रकार हैं। यानी चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख मत हैं उनसे संबंधित है। तो बात करें, सबसे पहले अग्निवंशीय मत है। यानी चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विचारक मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अर्थात गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक माउंट आबू में एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए और उनमें एक चौहान भी है। तो मित्रों देखो, अग्निवंशीय जो मत है इसको मानने वाले विचारकों की बात करें, पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में इस मत के विषय में लिखा है। मुहणोत्त नैणसी और सूर्यमल मिश्रण चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए आबू के अग्निकुंड से मानते हैं। तो मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं या निम्न में से कौन से विचारक चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं, तो आपको याद ये रखना है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले एक तो पृथ्वीराज रासो, एक मुहणोत्त नैणसी और एक सूर्यमल मिश्रण इस मत को मानने वाले हैं। बात करें अगले मत की, सूर्यवंशीय मत। जो दूसरा मत है अपना वह है सूर्यवंशीय मत। यानी चौहानों की उत्पत्ति कुछ विचारक जैसे जयानक, अपने पृथ्वीराज विजय में जयानक ने चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी मानी है, यानी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। नयनचंद सूरी, यानी नयनचंद सूरी ने अपने महाकाव्य हमीर महाकाव्य में जोधराज ने हमीज रासो, नरपति नालय विशलदेव रासो में एवं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। तो मित्रों, आपको याद ये रखना है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक, हमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद सूरी, हमीर रासो के रचयिता जोधराज और विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नालय तथा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। तो ये हुआ अपना सूर्यवंशी मत। अब बात करें तीसरे मत की, विदेशी मत। विदेशी मत में यानी कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि चौहान ये भारतीय मूल के न होकर के ये विदेशों से भारत में आए और भारत में आकर के इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनमें विदेशी मत मानने वालों में कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ और विलियम क्रुक जैसे विद्वान चौहानों के रस्मों और रिवाज के आधार पर उन्हें विदेशी मानते हैं। यानी कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ और विलियम क्रुक चौहानों के जो रीति रिवाज हैं उनके रीति रिवाज कुछ विदेशियों से भी मिलते हैं, इसी के आधार पर उन्होंने विदेशी मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को अग्निवंशीय स्वीकार कर इन्हें विदेशी बताया है। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को अग्निवंशीय इस प्रकार स्वीकार किया है
कि ये विदेशी थे और भारत में आने के बाद इनकी अग्नि परीक्षा ली गई और अग्नि परीक्षा लेने के बाद इन्हें भारतीय कहा जाने लगा। तो यह इस मत को स्वीकार करते हैं। अब बात करें अगले मत की, ब्राह्मण वंशीय मत। मित्रों, यानी कुछ कवि ऐसे हैं या कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने चौहानों को ब्राह्मण वंश से संबंधित माना है। तो जान कवि ने अपनी रचना कायमखा रासों में दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चंद्रावती का लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंश से माना है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। तो मित्रों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से विचारक चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशीय मानते हैं या चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं, तो आपको जैसे 3 तो इनमें से दे दे और 1 अलग दे दे, या फिर 3 अलग और 1 इनमें से देकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इनके जो विचारक हैं या फिर जो ब्राह्मण वंशीय मत देने वाले विचारक हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो एक तो जान कवि, एक दशरथ शर्मा, एक बिजोलिया शिलालेख और एक चंद्रावती का शिलालेख। मित्रों, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख में। अब बात करें अगले मत की, चंद्रवंशीय मत। यानी चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशीय भी माने जाते हैं, अर्थात कई विचारकों ने इन्हें चंद्रवंशी भी माना है। जैसे हांसी शिलालेख और अचलेश्वर शिलालेख जो आबू में स्थित है। एक तो हांसी शिलालेख और अचलेश्वर शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। और मित्रों, कुछ विचारक ऐसे हैं जो इन्हें इंद्रवंशी भी बताते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की, चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सपाद लक्ष्य। मित्रों, जो सपाद लक्ष्य है इसमें यानी इसी स्थान को चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थान माना गया है। और पंडित रामकरण आसापो के अनुसार चौहान सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण चाहुमान कहलाए। अब बात करें अगले प्रश्न की, किस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहा जाता था? यानी प्राचीन काल में किस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को। मित्रों, कि सांबर वर्तमान जो सांबर झील है इसके आसपास को क्षेत्र को प्राचीन काल में सपाद लक्ष्य कहा जाता था। और इसकी राजधानी की बात करें तो आई छत्रपुर। अब बात करें अगले प्रश्न की, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा खज जाति से। मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर भंडारकर ने इनकी उत्पत्ति यानी चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से मानी है। तो उसी प्रकार रायपाल के जो शेवाड़ी शिलालेख है उसमें इनको इंद्रवंशीय बताया गया है। अब बात करें अगले प्रश्न की, चौहानों को किसका सामंत बताया गया है? चौहानों को किसका सामंत बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहारों का। अगला प्रश्न, चौहानों को इंद्रवंशीय किसमें माना है? चौहानों को इंद्रवंशीय किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख। मित्रों, याद रखिएगा कि जो रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख है उसमें चौहानों को इंद्रवंशीय माना गया है। अगला प्रश्न, सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन माना जाता है? सांभर, जिसे शाकंभरी और या फिर सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, तो सांभर के जो चौहान है उनका संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान को। और मित्रों, याद रखिए कि वासुदेव चौहान ने सांभर में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? यानी चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान को।
यानी सांबर में चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान और इन्हीं को चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से किसने मानी है? चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदा माता के शिलालेख में। यानी मित्रों, सुंदा माता शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से मानी गई है। अगला प्रश्न, नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन माना जाता है? यानी नाडोल के जो चौहान है उनके संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण चौहान। और मित्रों याद रखिए कि नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक है लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान को। और मित्रों याद रखिए कि अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवा को। मित्रों याद रखिए कि बूंदी के जो हाड़ा चौहान है उनके संस्थापक देवा को माना जाता है और देवा ने 1241 ईस्वी में बूंदी में हाड़ा चौहान यानी हाड़ा वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद राज को। और मित्रों याद रखिएगा कि गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की और गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। अगला प्रश्न, सपाद लक्ष्य जिसे सांबर भी कहा जाता है, सपाद लक्ष्य की राजधानी क्या थी? यानी सपाद लक्ष्य की प्राचीन में राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा अहि छत्रपुर। और मित्रों याद रखिएगा कि अहि छत्रपुर नागौर का ही प्राचीन नाम था। अब बात करें आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लुम्बा। और चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान में चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान को। बात करें अगले प्रश्न की, सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान ने। और कब की? तो 1551 में। मित्रों याद रखिएगा कि सांबर में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की थी। और वासुदेव चौहान के उपनामों की बात करें तो चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष या शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, वासुदेव ने सांभर की राजधानी किसे बनाया? यानी वासुदेव चौहान ने सांबर की राजधानी किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा अहि छत्रपुर को। मित्रों याद रखिएगा कि वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर यानी जिसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है तो सांबर झील के आसपास चौहान राज्य की स्थापना की तथा अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव ने। मित्रों याद रखिए कि जो बिजोलिया शिलालेख है ये 1170 ईस्वी का है। यानी ये 1170 ईस्वी का है और इसमें कहा गया है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। लेकिन मित्रों याद रखिएगा वास्तव में सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। मित्रों यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया
है और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जो प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था, वह चौहान शासक जो प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था, तो इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ राज प्रथम। मित्रों याद रखिए कि दुर्लभ राज प्रथम से पहले भी जैसे निरपराज, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज प्रथम और गोपेंद्र यहाँ के शासक हुए हैं, लेकिन जो दुर्लभ राज प्रथम था यह प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। बात करें अगले प्रश्न की, सांबर के प्रमुख चौहान राजा। मित्रों इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि सांबर के जो प्रमुख चौहान राजा हुए उनके विषय में। तो पहले वासुदेव चौहान के बाद में कई राजा हुए जिनका कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं रहा, जैसे निरपराज हुए, ये जैसे वासुदेव के बाद में सामंत राज हुआ, इसके बाद में निरपराज हुआ, फिर जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज प्रथम, गोपेंद्र राज ये हुए। गोपेंद्र राज के बाद में दुर्लभ राज प्रथम, इनके बाद में गुवक प्रथम और फिर हुए इनके बाद में चंदन राज, और चंदन राज के बाद में वाकपति राज प्रथम, इसके बाद सिंहराज, फिर विग्रहराज द्वितीय के बाद में दुर्लभ राज द्वितीय, फिर दुर्लभ राज द्वितीय के बाद में गोविंद राज तृतीय, और गोविंद राज तृतीय के बाद में वाकपति राज द्वितीय, और वाकपति राज द्वितीय के बाद में दुर्लभ राज तृतीय, और दुर्लभ राज तृतीय के बाद में पृथ्वीराज प्रथम। और इसी पृथ्वीराज प्रथम के जो पुत्र हुए जिनका नाम अजय राज था, और अजय राज ने फिर यानी अंतिम सांबर के अंतिम राजा की बात करें तो पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने अजमेर नगर बसा करके वहां पर चौहान वंश की स्थापना की। अब बात करें अगले प्रश्न की, वह चौहान शासक जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, वह चौहान शासक जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, तो इसका सही उत्तर होगा गुवक प्रथम। मित्रों याद रखिएगा कि दुर्लभ राज प्रथम के बाद में नागभट्टों का सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुए तो वह था प्रथम गुवक प्रथम। अगला प्रश्न, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा गुवक प्रथम ने। मित्रों याद रखिएगा कि हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में स्थित है, गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो चौहान शासकों के इष्ट देव है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चौहान शासकों के इष्ट देव कौन हैं, तो हर्षनाथ यानी भैरव हर्षनाथ, और चौहान शासकों के जो इष्ट देव है, इसी में एक साक्ष्य यानी ये साक्ष्य राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक से लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने स्वतंत्र शासन स्थापित कर चौहानों को मुक्त किया? यानी वह चौहान शासक कौन था जिसने चौहानों के एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया और चौहानों को जो सामंत रहा करते थे प्रतिहारों के, उससे मुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा गुवक प्रथम। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रारंभ में चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और गुवक प्रथम ने पहली बार अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता चौहानों से मुक्त की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, किसने अपनी बहन कलावती का विवाह भोजराज से किया था? यानी वह चौहान शासक जिसने अपनी बहन कलावती का विवाह भोजराज से किया, तो इसका सही उत्तर होगा गुवक द्वितीय। लेकिन मित्रों याद रखिएगा गुवक द्वितीय से पहले भी एक राजा हुए थे चौहान राजा, जिनका नाम है चंद्रराज द्वितीय। लेकिन जो गुवक द्वितीय है, इसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के शासक भोजराज से किया था। अब बात करें अगले प्रश्न की, गुवक द्वितीय का पुत्र जिसने तोमर शासकों को हराया, गुवक द्वितीय का पुत्र जिसने तोमर शासकों को हराया, तो इसका सही उत्तर होगा चंदन राज। यानी ये
गुवक द्वितीय का ही पुत्र थे, यानी जो गुवक द्वितीय हैं उनके पुत्र हैं चंदन राज। इसने दिल्ली के तोमर शासकों को हराया तथा इनकी जो रानी थी उसके विषय में हम चर्चा करें अगले प्रश्न में। चंदन राज की पत्नी जो योग क्रिया में निपुण थी, यानी चंदन राज की पत्नी जो योगिक या योग क्रिया में निपुण थी, तो इसका सही उत्तर होगा रुद्राणी या आत्मप्रभा। अगला प्रश्न, चंदन राज की पत्नी जो 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। मित्रों ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि चंदन राज यानी चौहान शासक चंदन राज की पत्नी जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक प्रवाहित किया करती थी, तो इसका सही उत्तर होगा आत्मप्रभा। मित्रों याद रखिएगा कि चंदन राज की पत्नी रुद्राणी जिसका दूसरा नाम आत्मप्रभा भी है, प्रभा है, जो योगिक क्रिया में निपुण होने के साथ साथ बड़ी शिव भक्ति भी थी और वह प्रतिदिन 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेवी के सामने जलाकर पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। हर्षनाथ शिलालेख में किसे महाराज की उपाधि दी गई है? हर्षनाथ शिलालेख में किसे महाराज की उपाधि दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा वाकपति राज प्रथम को। मित्रों याद रखिएगा कि वाकपति राज प्रथम चंदन राज के पुत्र थे और इन्हें हर्षनाथ शिलालेख में महाराज की उपाधि दी गई और इसी के शासनकाल में राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों के कई भाग अपने राज्य में मिला लिए थे। अगला प्रश्न, सांबर के प्रारंभिक शासकों में प्रभावशाली शासक माना जाता है। सांबर के प्रारंभिक शासकों में प्रभावशाली शासक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय। अगला प्रश्न, विग्रहराज द्वितीय सांबर झील की गद्दी पर कब बैठा? विग्रहराज द्वितीय सांबर की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही उत्तर होगा 956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के समकालीन चौहान शासक कौन था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के समकालीन चौहान शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय। मित्रों याद रखिएगा कि विग्रहराज द्वितीय ने अनिल वाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर उसे कर देने के लिए विवश किया था। अगला प्रश्न, भड़ोच यानी गुजरात में भड़ोच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? भड़ोच गुजरात में कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय ने। मित्रों याद रखिएगा कि विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच जो गुजरात में पड़ता है में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। बात करें अगले प्रश्न की। हर्ष पहाड़ी पर हर्षनाथ शिलालेख किसके समय का है? हर्ष पहाड़ी पर हर्षनाथ शिलालेख किसके समय का है? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय का। और इस शिलालेख की बात करें तो यह 973 ईस्वी का है। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करने से पहले एक बार देखें कि सीकर जिले में जो हर्ष की पहाड़ी है, उस हर्ष की पहाड़ी पर जो हर्षनाथ शिलालेख है जो 973 ईस्वी का है, यह विग्रहराज द्वितीय के समय का है और हर्षनाथ शिलालेख से ही विग्रहराज के शासन काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें अगले प्रश्न की। गोविंदराज तृतीय किसका पुत्र था? गोविंदराज तृतीय किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज द्वितीय का। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय में किसे वेरी धरट कहा गया है? पृथ्वीराज विजय में यानी पृथ्वीराज विजय जो जयानक की रचना है में किसे वेरी धरट कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंदराज तृतीय को। मित्रों याद रखिएगा कि पृथ्वीराज विजय में गोविंदराज तृतीय को शत्रु संहारक अर्थात वेरी धरट कहा गया है। अगला प्रश्न, गोविंदराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था? गोविंदराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था?
तो इसका सही उत्तर होगा वाकपति राज द्वितीय। और मित्रों याद रखिएगा कि इन्होंने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को युद्ध में मारकर ख्याति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, वाकपति राज द्वितीय के पुत्र जिसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की, यानी वाकपति द्वितीय के वह पुत्र जिसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की, तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण चौहान। अगला प्रश्न, लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कब की, यानी वाकपति राज द्वितीय के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कब की, तो इसका सही उत्तर होगा 966 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गजनी के सुल्तान इब्राहिम के समय चौहान वंश का शासक कौन था? गजनी के सुल्तान इब्राहिम के समय चौहान वंश का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ राज तृतीय। और मित्रों याद रखिएगा कि दुर्लभ राज तृतीय के समय गुजरात के राजा कर्ण के साथ इनका युद्ध हुआ, यानी दुर्लभ राज तृतीय थे, इनका पहले तो गुजरात के राजा कर्ण के साथ युद्ध हुआ, बाद में गजनी के इब्राहिम के साथ में ये युद्ध के दौरान मारा गया था। अगला प्रश्न, सुल्तान इब्राहिम ने भारत के पश्चिमी तट पर अधिकार कब किया, यानी गजनी का शासक सुल्तान इब्राहिम ने भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर अधिकार कब किया, तो इसका सही उत्तर होगा 1079 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि 1079 में गजनी के सुल्तान इब्राहिम ने भारत के पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया था और युद्ध के दौरान दुर्लभ राज तृतीय मारा जाता है। अगला प्रश्न, विग्रहराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था? विग्रहराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम। अगला प्रश्न, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की, यानी चौहान वंश का वह शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता किसने कहा? पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा राजशेखर ने। मित्रों याद रखिएगा कि प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर ने पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा है। और मित्रों याद रखिएगा कि जीर्ण माता मंदिर शिलालेख के अनुसार जो 1005 ईस्वी का है से इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज प्रथम के बाद चौहान वंश का शासक कौन बना? पृथ्वीराज प्रथम के बाद चौहान वंश का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान। और मित्रों याद रखिएगा कि अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसा करके अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी और ये चौहान वंश का दूसरा सबसे प्रतापी राजा हुए थे। तो मित्रों अब हम अगले भाग यानी चौहानों के इतिहास से भाग नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे चौहानों अजमेर के चौहानों के विषय में, यानी अजमेर के जो चौहान है उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न है उन प्रश्नों के विषय में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।